हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल इन क्विक इको। तो हमने पिछले वीडियो में जून 2006 के ये 2007 होगा। हमने पिछले वीडियो में 2007 के जून 2007 के क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम उसका फर्दर जो क्वेश्चन छूट गए थे आज हम वो करेंगे। तो ये जून 2007 के हम आज PYQs करने वाले हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने 25 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि विथ विच ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज फंक्शनल फाइनेंस। अब देखिए, फंक्शनल फाइनेंस का क्या मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो, एलोकेशन एकदम बराबर हो और डिस्ट्रीब्यूट भी लोगों के बीच में अच्छे से हो। तो यानी कि फंक्शनल फाइनेंस का एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन ये तीनों से ही रिलेटेड है, तो इसीलिए होगा ऑल ऑफ द अबव। अब हम चलते हैं कि इफ टैक्सेस आर लेवाइड अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल थ्योरी इज लीड टू। अब देखिए, एबिलिटी टू पे का मतलब होता है, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल को लिंडहल ने दिया था और हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे टैक्स, किस टैक्स पे लगता है, मतलब कैसे टैक्स से रिलेटेड है। तो एबिलिटी टू पे का मतलब होता है कि जो लोग जिस चीज़ के लिए जितने एबल हैं, मान लीजिए एक गरीब है, पुअर है, अगर वो 20,000 रुपये कमाता है तो इसकी कमाई के हिसाब से इसके ऊपर टैक्स लगेगा। और कोई रिच है, वो मान लीजिए 2 लाख कमाता है तो वो उसकी कमाई के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। यानी कि जो जितना एबल है पे करने के उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये नहीं कि बराबर का टैक्स लगा दो कि इसको बहुत बर्डन हो जाए और इसको कम बर्डन हो, इसको पता ही नहीं चले। तो इसलिए एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल हमेशा प्रोग्रेसिव टैक्स को फॉलो करती है कि जो जितना दे सकता है उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेनिफिट थ्योरी ऑफ एलोकेशन और टैक्स बर्डन वॉज गिवन बाय। तो अब देखिए, बेनिफिट थ्योरी जो है वो लिंडहाल ने दिया था और देखिए बेनिफिट थ्योरी को भी लिंडहाल ने दिया है टैक्सेस के। अब हम चलते हैं एबिलिटी टू पे, इसको एबिलिटी टू पे और ये बेनिफिट थ्योरी, ये दोनों एक के बाद एक की थ्योरी है जिनको हम पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेरिट गुड। अब देखिए, मेरिट गुड क्या होता है और पब्लिक गुड क्या होता है। हमें पूछा कि मेरिट गुड क्या नहीं है, तो पहले तो हम जानेंगे ना कि मेरिट गुड होता क्या है, तभी तो हम बता पाएंगे। अब देखिए, पब्लिक गुड और मेरिट गुड एक दूसरे से बहुत ही रिलेट करते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत माइनर सा अंतर होता है। पब्लिक गुड में कोई भी उसका यूज कर सकता है, यानी कि ये नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवल भी है। तो यानी कि इसमें हम किसी को अलग नहीं कर सकते और किसी को एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरिट गुड में क्या है कि ये नॉन राइवल तो है लेकिन ये एक्सक्लूडेबल है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इसमें हमें बहुत ही कम अमाउंट देना ही पड़ता है उसको यूज करने के लिए। जैसे मान लीजिए पोस्टल सर्विस, तो पोस्टल सर्विस एक गवर्नमेंट सर्विस है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम बाहर कहीं जाएंगे और कोई पोस्ट करते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है, लेकिन हम पोस्टल सर्विस का यूज़ तो कर रहे हैं, कोई भी एक्सक्लूड नहीं है इससे। लेकिन इसमें हमें एक बहुत ही मिनिमल चार्ज देना ही पड़ता है, तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम मेरिट गुड कहते हैं। ये लोगों के वेलफेयर के लिए ऐसे चीज़ें, ऐसी सर्विसेज लाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए टेलीकॉम सर्विसेज, तो ये तो मेरिट गुड नहीं है क्योंकि ये अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करती है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन यही होगा। लेकिन हम और देख लेते हैं। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बहुत कम रेट में दिया जाता है फार्मर्स को, क्योंकि वो उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ऐसे फ्री, कभी कभी गवर्नमेंट फ्री में भी देती है या सब्सिडाइज रूप पे भी देती है, ताकि लोगों के वेलफेयर के लिए ये दे सके प्रोडक्ट। और रेलवे भी एक तरह का मेरिट गुड है जो लोगों के लिए काम करती है। अगर हम प्राइवेट कोई अगर रेल आ जाती, गवर्नमेंट ना रहती, तो हमें बहुत ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ते। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी,
नेक्स्ट है कंसीडर द प्रोविजन ऑफ, इसको एक बार हम यहाँ से मिटा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। अब देखिए, कंसीडर द सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ यूनियन बजट 2006 एंड 7। अब देखिए बहुत ही ओल्ड डेटा है तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी हमारा न्यू अभी बजट आया है न्यू बजट, तो आप लोग जो भी जिस टाइम पेपर देने जाएगा वो उस हिसाब से उस टाइम का बजट पढ़ के जाएगा, क्योंकि बजट से भी क्वेश्चन आता है। तो इसलिए अभी हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कंसीडर सम ऑफ द फैक्टर्स टेकन इनटू अकाउंट बाय प्लानिंग कमीशन फॉर एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। अब देखिए, प्लानिंग कमीशन जो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, उन्होंने कौन कौन से एस्टिमेशन को नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से लिया है जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। तो पर कैपिटा इनकम ये भी एक एस्टिमेशन है देखने का कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रखते हैं। वो इनकम के बेसिस पे देखा जाता है कि मान लीजिए किसी का इनकम 300 रुपये भी अगर वो नहीं कमा पाता है, अगर उससे नीचे कमाता है तो उसको हम पॉवर्टी लाइन से नीचे मानते हैं। अगर कैलोरी इनटेक इन रूरल एंड अर्बन एरिया, तो ये भी एक मेजर है देखने का कि रूरल और अर्बन एरिया में क्या कितनी कैलोरीज लोग ले पा रहे हैं। मान लीजिए अर्बन एरिया में 2400 कैलोरी है तो रूरल एरिया में 2700 कैलोरी, इस तरह से अलग अलग एस्टिमेशन दिए जाते हैं। तो ये भी होगा। और फैमिली एक्सपेंडिचर, यानी कि फैमिली में लोग कितना एक्सपेंडिचर कर पाते हैं, तो ये भी एक तरह का मेजर है जो कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा पॉवर्टी की लाइन इन इंडिया को देखने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए लिया गया है। तो ये तीनों क्या है, एक एस्टिमेशन है। लेकिन पर कैपिटा कंजम्पशन, अब कंजम्पशन को नहीं लिया गया क्योंकि कंजम्पशन तो हम नहीं देख सकते ना कि कोई कितना कंज्यूम कर रहा है, तो इसको एस्टिमेट करना मुश्किल है, तो इसलिए इसको नहीं लिया गया, बाकी ऊपर के तीनों को लिया गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ए। अब हम चलते हैं 32 क्वेश्चंस पे कि इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय यूएनडीपी आउट ऑफ 177 कंट्रीज। अब देखिए, एचडीआई इंडेक्स में अभी कंट्रीज की संख्या भी बढ़ गई, अराउंड 190 कंट्री हैं। और रैंक जो पूछा है कि कितनी थी 177 कंट्री में, तो ये भी बहुत ओल्ड डेटा से पूछा है। अभी जो भी हमारा एग्जाम होगा हम न्यू डेटा के अकॉर्डिंग हम एचडीआई को हम देख के जाएंगे कि क्या रिसेंट चल रहा है। तो इसलिए ये हमारा बहुत पुराना डेटा है, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कंसीडर सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च बाय फरवरी 2006। अब देखिए, हम देखते हैं कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, कोई भी स्कीम हो उसके नाम में ही उसके लगभग चीज़ें छिपी होती हैं। अब देखिए, ये एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, तो वो हमेशा एम्प्लॉयमेंट से ही बातें करेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या चीज़ें ये लॉन्च की गई, कौन कौन से फैक्ट है इसमें। इट हैज़ बीन लॉन्च इन 200 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। क्या ये 200 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री के लिए लॉन्च किया गया है? तो हम देख लेते हैं कि हाँ, ये 200 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। If replace नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, क्या ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को रिप्लेस करता है? तो ये भी सही है, इसको रिप्लेस करके एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लाई गई। अ मिनिमम एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 days हैज़ बीन एश्योर्ड इन दिस स्कीम। क्या इस स्कीम में मिनिमम जो 100 days की है वो की गई थी? देखिए, ये नरेगा, इस स्कीम का नाम था नरेगा, जो बाद में मनरेगा हो गया। तो ये स्टार्टिंग में सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट पे ही लॉन्च किया गया था, अब जाके ऑल ओवर इंडिया पे लॉन्च कर दिया गया है। और ये रिप्लेस करता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को। और अब ये गारंटी स्कीम है, क्योंकि ये 100 दिन का गारंटी देना ही देना है, तो इसलिए ये भी होगा ऑप्शन। लेकिन द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो ये गलत है क्योंकि ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन डी गलत है और हमारा ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। ये अब नरेगा को अब मनरेगा नाम रख दिया गया है और यह पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी देखिए पुराने डेटा पे बेस है कि जो जीडीपी का बेस ईयर क्या था कांस्टेंट प्राइस का। तो
ये डेटा तो बहुत पुराने, मैं अभी के बता देती हूँ कि 2011 और 12 अभी इसका बेस ईयर हो गया है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज नॉट अडॉप्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट। अब देखिए, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करती है। तो इंस्ट्रूमेंट यूज करती है सी कैश रिजर्व रेशियो CRR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फिर बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो ये सारे ये रेट्स यूज करती है, लेकिन इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये भी यूज करती है। तो देखिए, ये है कैश रिजर्व रेशियो भी है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी है, लेकिन कैश डिपॉजिट रेशियो अभी नहीं यूज करती है, इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं, कंसीडर सम ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स टू रेगुलेट इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। अब हमें इसको क्रोनोलॉजी में सेट करना है, तो हमें तो पता होना चाहिए कि पहले ये सारी चीज़ें क्या हैं। हम नीचे से देख के चलते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट सबसे पहले 1974 में आया था। इसको लाने का मकसद था कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे बहुत स्लो था, मतलब फॉरेक्स रिजर्व एकदम लो था, उसको बूस्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया ताकि रेगुलर जो है इसमें पेमेंट हो सके और फॉरेक्स हमारा बढ़ सके। मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये देखिए ये 1969 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया गया है 2002 में, और इसका नया नाम है कंपटीशन एक्ट। ठीक, तो ये 1969 में लाया था। और इसको क्यों लाया गया था, क्योंकि हमारी जो कंसंट्रेशन था वेल्थ का, ये सिर्फ किसी रिच लोगों में ही ना रह जाए, ये ऑल ओवर सब पे ही जाए, इसीलिए ये वाला एक्ट लाया गया था, MRTP एक्ट। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये जो एक्ट है ये 1959 में आया था, और ये क्यों लाया गया था, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए लाया गया था। एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये एक्ट आया था 1999 में। ये क्यों लाया गया था, ये फेरा को चेंज करके ही, ये जो फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट है इसको चेंज करके ही फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था। क्योंकि ये एक्ट आने के बाद भी हमारा फॉरेक्स उतना जल्दी तेज नहीं बढ़ रहा था, तो इसलिए इसको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत थी, तो इसलिए इस एक्ट को चेंज करके ये एक्ट लाया गया। तो मैंने इसको आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे दिया है कि आखिर ये क्यों लाया गया था और किस टाइम लाया गया था। अब हम इसको क्रोनोलॉजी में सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आया था, तो यानी कि हमारा सेकंड सबसे पहले आया था, जो कि बी में है और डी में है। अब हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारा आया था ये मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP एक्ट, तो यानी कि सी। उसके बाद आया था, यहाँ पे एक छूट गया है, उसके बाद आया था हमारा ये 4, यहाँ पे 4 होगा जो कि छूट गया है, फॉरेस्ट एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट 1974, और सबसे लास्ट में आया था फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, जो कि क्रोनोलॉजी में सेट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो अब देखिए, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी रिकार्डो ने दिया है, और उनका अजम्पशन था कि सिर्फ 2 ही कंट्री हैं, सिर्फ 2 कंट्री हैं, 2 फैक्टर्स है, अरे फैक्टर इनके एक ही हैं, 2 कंट्री हैं, और लीनियर होमोजीनियस है, परफेक्ट कंपटीशन है, और जो फैक्टर है वो सिर्फ लेबर है। तो देख लेते हैं कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू थी, तो यस सिर्फ लेबर को ही एज अ इन्होंने फैक्टर लिया था। इन्होंने ही नहीं, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ने भी, जो एडम स्मिथ ने दिया था, उन्होंने ही लेबर को ही एज अ फैक्टर माना था। तो ये भी है, परफेक्ट कंपटीशन होगा और लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होगा। देखिए इम्परफेक्ट, जब परफेक्ट कंपटीशन है तो इम्परफेक्ट की बात ही नहीं होगी, इसलिए हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री विल बी इन सरप्लस इफ। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री का सरप्लस कब होगा, तो अब देखिए सरप्लस तभी होगा क्या, जब ये निगेटिव होगा तब होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है।
सरप्लस उसे नहीं कहेंगे। एकोमोडेटिंग कैपिटल इज ज़ीरो, तो ये बात सही है कि जब एकोमोडेटिंग कैपिटल ज़ीरो होगा तभी ही किसी भी बैलेंस ऑफ कंट्री सरप्लस होगी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया बी। अब देखिए ये दोनों एकोमोडेटिंग, ये दोनों सेम आ गया, यहाँ पे कोई और ऑप्शन था होगा, लेकिन हमारा ये ऑप्शन बी ही सही है कि एकोमोडेटिंग कैपिटल ज़ीरो होगा तब। अब देखिए एकोमोडेटिंग क्या होता है, एकोमोडेटिंग उसे कहते हैं कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा है उसमें किसी भी तरह का डिसइक्विलिब्रियम ना हो, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम ना हो कि जब हम एकदम बैलेंस तरीके से करें, तो इसलिए हम उसको एकोमोडेटिंग कैपिटल कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ करेंटली अफेक्टेड द लीस्ट इन द टर्म्स ऑफ डेप्रिशिएशन ऑफ द कंट्री इन द। अब देखिए अब लीस्ट डेप्रिशिएशन, और ये बहुत पुराना डेटा भी हो गया है कि कौन सी कंट्री थी, तो इसलिए ये ओल्ड डेटा है, हमें न्यू डेटा देख के जाना होता है एग्जाम में, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। अब देखिए कैनकन कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO टुक प्लेस इन द ईयर। हमेशा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, जो कि इसका नाम 1995 में रखा गया था, लेकिन ये आया था पहले ही। तो ये जो WTO है ये हमेशा हर एक कुछ सालों में अपने मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस करता रहता है अलग अलग जगहों पे, और इसका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हमेशा हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कब किया गया। तो जो ये इसमें पूछा है कि कैनकन का कॉन्फ्रेंस कब किया गया था। देखिए WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1996 से ही स्टार्ट कर दिया गया था, जो सबसे पहले सिंगापुर में हुआ था, लेकिन हमें बताना है कि कैनकन कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो ये 2003 में हुआ था। अब देखिए आप लोगों को सिर्फ यही लर्न करके नहीं जाना है, कभी कभी हमें इसको क्रोनोलॉजी में भी बिठाने के लिए पूछ देता है कि हमें बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस के नाम दे देंगे और उसके ईयर में हमें बिठाना है कि कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था। तो मैंने इस स्लाइड के बाद ही आप लोगों के लिए WTO के सारे कॉन्फ्रेंसेस और कब हुए थे और कहाँ पे हुए थे ईयर के साथ मैंने मेंशन कर दिया है, तो ये इस स्लाइड के बाद है, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। Which one of the following committee at first explained the capital account convertibility? देखिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ये कमिटीज से रिलेटेड है। मैंने जब आप लोग इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने सारी कमिटीज़, मैक्सिमम कमिटीज़ को कवर करते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है कि सारी कमिटीज़ एक वीडियो में है। तो देखिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है तारापुर कमेटी से रिलेटेड है, लेकिन रंगराजन कमेटी किससे रिलेटेड है, मल्होत्रा कमेटी, चिलिया कमेटी, ये सारी कमेटी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी, जो कि इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। सारी कमिटीज़ मैंने एक साथ कराए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारे WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो अभी तक 12 हुए हैं मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक, आप लोगों को यहाँ पे मैं अलग से भी बना दूंगी इसी चैनल पे, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, जितने भी हैं रिसेंट सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हेजिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखिए हेजिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक सेकेंडरी मार्केट का टर्म है, हेजिंग, स्पेकुलेशन। तो हेजिंग क्या करता है, तो हेजिंग का जो काम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ये कवर करता है किसी भी तरह के रिस्क को जो कि फ्यूचर में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ना हो। तो क्या ऑप्शन देख लेते हैं, क्या एन एक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन, तो बिल्कुल भी नहीं, डिवैल्यूएशन से इसका कोई मतलब नहीं है। नॉन कवरिंग अ रिस्क, ऐसा नहीं है ये रिस्क को कवर करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कवरिंग अ रिस्क, तो देखिए हमारा ऑप्शन ये सही हो गया और ये नॉन ऑफ द तो गलत ही है। अब देखिए सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। सिंगल फैक्टर ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला हमें यहाँ पे पूछा है, लेकिन हमें ये सारे टर्म्स से पूछता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड के बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे कि टर्म्स ऑफ ट्रेड लगभग 6 तरीके के होते हैं। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, फिर इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, फिर उसके बाद आते हैं सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, फिर डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, फिर उसके बाद आता है रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड,
और फिर उसके बाद आता है यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब ये सारे टर्म्स ऑफ ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि नेट बार्टर ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला किस, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो इन सब के फॉर्मूले और किसने दिया है उसके नाम। तो देखिए नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया है E.W. टाउजिंग ने। मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि ये टाउजिंग ने दिया है, E.W. टाउजिंग ने दिया है। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड भी E.W. टाउजिंग ने दिया है, ये दोनों को इन्होंने ही दिया है। जबकि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया हुआ है G.S. डॉरेंस और H. स्टैकल ने दिया हुआ है। और सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हमें दिया है वो है J. वाइनर ने दिया है, यानी कि जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है J. वाइनर। अब देखिए हमें इसमें फॉर्मूला पूछा है, तो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू जो हमारा ये इनवर्स रिलेशन है कमोडिटीज फैक्टर के, जो Z जिसको हम डिनोट करते हैं ZX से, इसका मतलब होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडेक्स ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर, यानी कि जितने भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं डोमेस्टिक तो उसको बोलते हैं ZX। तो ये डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर को डिनोट करता है। अब देखिए अब ये कौन कौन से यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखते हैं। प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट QX नहीं होगा, ZX होगा डोमेस्टिक के लिए। तो देखिए प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू DX, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। अब द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाउमर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बाउमर डिस्ट्रीब्यूशन एक बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन है जिन्होंने मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले इन्होंने दिए हुए हैं। तो इसमें हमें मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला पूछा है। तो देखिए मीन का फॉर्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में NP, तो मीन हमारा NP। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है NPQ, तो वेरिएंस में हमें हो गया। मैं आप लोगों को एक स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला बता देती हूँ इसका। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, तो हम जब वेरिएंस का जो फॉर्मूला है NPQ, इसी में हम जब स्क्वायर रूट लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। इसको लर्न कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम इससे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो यानी कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या था NP, तो NP हमें यहाँ मिल गया। फिर वेरिएंस NPQ, तो हमें NPQ भी मिल गया, इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा D। अगर SD पूछता तो वो होता अंडर रूट NPQ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इफ द मीन ऑफ अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज 0. मीन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का? मीन है 6 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.50 और हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो देखिए ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है डिस्पर्जन का एक मेजर है। आप लोगों को पिछले वीडियो में भी हम जब सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन तो इससे क्वेश्चन आया था। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम फॉर्मूला को पुट कर दे देंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, नहीं यहाँ पे जगह है तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। हमें मीन दिया हुआ है, मीन हमें 6 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 0.50 दिया हुआ है और इनटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 50/6। जब हम 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो 6 से अगर इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 8 जा 48, अरे 6 8 जा 48, फिर लास्ट में बचा 2 18, तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि जब हम डिवीजन करेंगे तो 8.3 के लमसम आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा 8.3%। जब हमने इसको डिवाइड कर लिया तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए ये क्या है, बैग कंटेन 7 रेड बॉल। अब ये एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। मान लीजिए एक बैग कंटेन करता है 7 रेड बॉल, 12 वाइट बॉल, 4 ग्रीन बॉल्स।
फिर जो ये वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द चांस ऑफ द इज वाइट बॉल। अब देखिए जो इस पूरे बैग है, एक बैग है उसमें 7 बॉल 12 बॉल और 4 ग्रीन बॉल, 7 रेड 12 वाइट, इसको कंटेन रखा हुआ है। अब इसमें से एक बॉल हम निकाल देंगे, एक बॉल हमने यहाँ निकाल दिया, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ये एक बॉल यहाँ पे निकला है वो सिर्फ वाइट ही होगा। तो अब देखिए वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि टोटल नंबर कितने हैं। अगर हम इसमें से एक निकाल दिए तो 12 में से ये 12 में से इस 7 को जोड़ देंगे तो 12 और ये 4 16 और 7 23। तो देखिए 12 4 16 और 7 23, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आ गया 23। और हमें क्या निकालना है कि जो एक बॉल हो वो सिर्फ वाइट ही हो, तो वाइट बॉल कितने हैं पूरे 12, तो हमें तो पता नहीं कि वो कौन से बॉल होंगे, तो ये पूरे 12 बॉल हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा कि क्या चांस होगा, तो जितने पूरे बॉल हैं उसमें से 12 बॉल कोई भी हो सकता है जो वाइट आने के चांसेस हैं, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 12/23। अब देखिए गिवन 2 रिग्रेशन फंक्शन हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है आर। आर का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम ये ऊपर वाले सबको मिटा लें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें एक इक्वेशन दिया है ये वाला और एक इक्वेशन दिया है ये वाला। तो जब हमें रिग्रेशन y ऑन x निकालना होता है और x ऑन y निकालना होता है, तो हमें सबसे पहले y ऑन x यानी कि इसमें से हमें y और इसमें से हमें x निकालना है। तो हम इस y को हम इधर ही रखेंगे, यानी कि 2y इधर ही रहेगा और ये जो ये 3x है ये इधर भेज देंगे, तो 26 माइनस 3x। और दूसरा हमें क्या निकालना है x ऑन y, तो यानी कि दूसरे में हम 6x को इधर ही रखेंगे और ये y को हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 31 माइनस y। तो अब देखिए अब हमें सिर्फ इस इधर y लाना है और इधर x लाना है, तो इस इक्वेशन में हम इस 2 को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 26/2 और माइनस 3/2x। और इसमें क्या हो जाएगा x इक्वल टू 31/6 माइनस y/6। ठीक, अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ bxy इंटू byx। तो अब देखिए जो हमें ये है bxy, उसका जो स्लोप है ये क्या है, ये इसका हमें क्या स्लोप क्या मिला हुआ है 1/6। तो यानी कि जो x का हमें स्लोप मिला है वो है 1/6, यानी कि xy का स्लोप bxy का स्लोप है हमारा 1/6 और byx का स्लोप है हमारे यहाँ पे देखिए 3/2, तो 3/2। अब हम इन दोनों को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे कहाँ करें क्वेश्चन, यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए r का फॉर्मूला हमें पता है कि अंडर रूट इसका स्लोप का इक्वल होता है, तो हमें मिल गया है कि 1/6 और 2/6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/6 इंटू 3/2। अब देखिए 3 की टेबल से ये 2 टाइम्स कट गया, तो यानी कि ये हो गया 1/4। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर है ना 4, तो यानी कि जब बाहर निकलेगा और 1 का जो रूट है 1 ही होगा, और जो ये 4 का रूट है ये जब बाहर निकलेगा तो यानी कि ये 2 है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया 0.5 जब डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि r की वैल्यू क्या आएगी हमारी 0.5। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं 0.5 हमारा यहाँ है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस तरह से हम इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि हमें जो भी लाइन दी होती है उस इक्वेशन को उसको कन्वर्ट करके तब हम निकालते हैं, हम डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालते हैं।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इन टेस्टिंग ऑफ अ गिवन हाइपोथेसिस द मैक्सिमम पी विथ विच वी वुड बी विलिंग टू रिस्क अ टाइप 1 एरर। देखिए टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये कब हम इसको क्या बोलते हैं। जब हम टाइप 1 एरर को हम पी वैल्यू में हाइपोथेसिस में मैक्सिमम पी वैल्यू में जो दिया होता है हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम नल हाइपोथेसिस नहीं बोलते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन में नहीं बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं उसको, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। अब देखिए टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर कब होता है, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ आपको। टाइप 1 एरर तब होता है कि जब हम कोई भी ट्रू वैल्यू को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये फॉल्स है, मतलब कि जो हमारी हाइपोथेसिस है जो हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है फिर भी हम उसको ये कह लेते हैं कि टाइप 1 एरर में हम फॉल्स हाइपोथेसिस को ट्रू मान लेते हैं, और टाइप 2 एरर में हम ट्रू हाइपोथेसिस को फॉल्स मान लेते हैं, इसीलिए हम इसको टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर कहते हैं, और जो कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं मेसोक्रिटिक डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, जब ये हमारा जो कर्व है, ये ऐसे जो हमारा कर्व होता है, ये इसकी हम स्क्यूनेस से देखते हैं कि कितना सिमेट्री और कितना नहीं है। तो अगर ये कर्व एकदम ऐसे नीचे की तरफ होता है तो इसको हम बोलते हैं ये कुटोसिस का एक वो टाइप्स है प्लैटिक्रिटिक। जो एकदम नॉर्मल होता है डिस्ट्रीब्यूट उसको बोलते हैं मेसोक्रिटिक, और जो एकदम ऐसे ऊपर थोड़ा स्लोप में होता है इसको हम बोलते हैं लेप्टोक्रिटिक। ये कुटोसिस के 3 टाइप होते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं आप लोगों को एक ब्रीफ बता दी कि ये तीनों टाइप्स होते हैं, और किसको हम प्लैटिक कहते हैं, किसको हम मेसो कहते हैं, और किसको हम लैप्टो कहते हैं। तो मेसोक्रिटिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये एकदम नॉर्मली होता है जो बीच वाला है ये, तो इसीलिए हम इसको हम बोलते हैं मेसोक्रिटिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए ये भी क्या है, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो हम ये ऊपर वाला सब मिटा देते हैं। अब देखिए कि इफ ई इज अ इवेंट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि इफ ई इज अ इवेंट अ टोटल ऑफ 12 इज थ्रो अ डाइस ट्वाइस। अब देखिए ये बोल रहा है कि 2 डाइस है, यानी कि एक डाइस पे कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और 2 डाइस है यानी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो इसका स्क्वायर हो जाएगी, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारी है 36। और हमें पूछा है कि क्या है जो 12 है, यानी कि जो दो डाइस हैं उसका टोटल अगर 12 होता है तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टोटल ऑफ लेस देन 12, यानी कि हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 12 से कम हो। तो अगर हम जब डाइस को हम देखें और उसको हम अलग निकालें, अगर उनको थ्रो करें तो डाइस पे 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। इसी तरह हम पूरे दोनों डाइस को हम फेंकेंगे तो पूरे 36 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। यहाँ पे ऐसे 2 1 आ सकता है, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा, 2 7 आएगा, 2 8 आएगा, 2 9। अब देखिए लास्ट में अगर हम 6 पूरे 6 फेजेस पे 6 आएगा, तो जब हम ऐड करेंगे तो सिर्फ यही एक ऐसा एडिशन है जो 12 के बराबर है। बाकी जो 3500 जितने भी इसके आउटकम्स है ना, वो 12 के से कम ही होंगे। मान लीजिए अब 6 से छोटा कौन सा हो सकता है, 6 + 5 हो सकता है, तो इसका भी एडिशन 11 आएगा, यानी कि 12 से कम है। तो यानी कि ये पूरे टोटल 36 जो टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम 36 है, तो पूरे 35 ऐसे फेवरेबल आउटकम्स होंगे जो कि 12 से कम होंगे। जो दोनों डाइस का सम है वो 12 से कम होगा, तो यानी कि पूरे 35 ऐसे फेवरेबल आउटकम्स हैं जो कि 12 से
के एडिशन से कम होंगे, तो इसीलिए 35/36 हमारा ऑप्शन होगा, और जो कि सी में है, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। अगर किसी को नहीं ये ऐसे क्वेश्चन समझ में आएगा तो वो मुझे बता देगा। मैंने लास्ट में आप लोगों को सबके आंसर भी दिए हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अब देखिए, इस आंसर में मैंने ओल्ड डेटा ये सब इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि 50 क्वेश्चन में मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन तो ये लोग डेटा रिलेटेड, करंट रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो आप लोगों को एक नंबर पता चल जाए कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बाकी मैंने ऑप्शंस दिए हैं, आपको उसको रिवाइज कर सकते हैं आप बार बार। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आप लोगों को कल नेक्स्ट 2007 के दिसंबर के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो अभी के लिए